तो ये रही हेडलाइंस। सुबह से लेकर शाम तक अब क्या हुआ ये बताते हैं आपको पूरे दिन भर का अपडेट टॉप न्यूज में। तो जम्मू कश्मीर के बड़गाम में आज सुबह सुरक्षा बलों ने लश्कर के 2 आतंकियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों को इलाके में 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। इसके बाद सेना के जवानों और पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन में दोनों आतंकियों को मार गिराया। पहली मुठभेड़ में दोनों आतंकी बच गए थे। इस एनकाउंटर को एसएसपी ऑफिस के बाहर अंजाम दिया गया। पुलिस ने चेक पोस्ट पर इन्हें रोकने की कोशिश की तो वो भागने लगे। आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी मौके पर ही ढेर हो गया, जबकि दूसरे को गोली लग गई और वो पास के किसी घर में छिप गया। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाकर दूसरे आतंकी को भी मार गिराया। दुनिया के कुछ देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केरल सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना जरूरी कर दिया है। सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक ऑफिस, सोशल गैदरिंग और भीड़भाड़ वाले इलाकों में लोगों को मास्क पहनना होगा। साथ ही संक्रमण के फैलने से रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। आपको बताएं कि WHO ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके मुताबिक जिन मरीजों में संक्रमण के लक्षण मिले हैं वो 10 दिनों के लिए आइसोलेशन में रहें। इसमें मास्क पहनने पर भी जोर दिया गया है। बेंगलुरु में आज दोपहर स्कूटी सवार एक युवक ने एक बुजुर्ग को पहले टक्कर मारी और फिर उन्हें करीब 1 किलोमीटर तक घसीट कर ले जाता हुआ नजर आया। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा कि बुजुर्ग उसकी स्कूटी के साथ घिसट रहा है या नहीं, लेकिन वो रुका नहीं। जब लोगों ने घेरा तब जाकर युवक ने स्कूटी रोकी। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है और पीड़ित बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना बेंगलुरु के मगधी रोड की है। आरोपी युवक का नाम साहिल है। आरोप है कि साहिल को जब बुजुर्ग ने पकड़ने की कोशिश की तो वो भागने लगा। फिर बुजुर्ग ने आरोपी की स्कूटी पीछे से पकड़ ली। ऐसा करने पर भी साहिल रुका नहीं और उन्हें करीब 1 किलोमीटर तक सड़क पर घसीट कर ले जाता हुआ दिखाई दिया। बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा का कार्यकाल 1 साल तक के लिए बढ़ा दिया है। बीजेपी के कार्यकारिणी बैठक के दौरान आज यह फैसला लिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ाया गया है। जेपी नड्डा को जून 2019 में कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद 2020 में 20 जनवरी को उन्हें पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाया गया। नड्डा का कार्यकाल 20 जनवरी को खत्म हो रहा था। बीजेपी सांसद और अपने चचेरे भाई वरुण गांधी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ी टिप्पणी की है। वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों के बीच राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस पार्टी उन्हें स्वीकार नहीं कर सकती। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी विचारधारा अलग है। मैं उनसे मिल सकता हूं, उन्हें गले लगा सकता हूं, मगर कभी स्वीकार नहीं कर सकता। चेन्नई से तिरुचिरापल्ली जाने वाली इंडिगो फ्लाइट में एक यात्री की ओर से इमरजेंसी डोर खोलने का मामला सामने आया है। एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने जानकारी देते हुए कहा कि मामला 10 दिसंबर का है। बताया जा रहा है कि यात्री की ओर से माफी मांगने के बाद एयरलाइंस ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसके कारण फ्लाइट 2 घंटे तक लेट भी हुई। डीजीसीए ने एक वरिष्ठ अधिकारी, वहां के जो वरिष्ठ अधिकारी उन्होंने कहा कि वो इस मामले को देख रहे हैं। इस घटना से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई थी और सुरक्षा जांच के बाद विमान ने उड़ान भरी थी। और आइए शुरू करते हैं हमारी खास सीरीज बजट से उम्मीदों। आम बजट पेश होने में अब 15 दिन से भी कम समय रह गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी और हर बार की तरह इस बार भी टैक्स पेयर्स राहत की दरकार कर रहे हैं। हालांकि इस बार राहत मिलने की उम्मीद इसलिए और बढ़ गई है क्योंकि खुद वित्त मंत्री ने इसके संकेत दिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कहा कि वो मिडिल क्लास के दबावों को समझती हैं। उन्होंने भरोसा दिया कि बजट में मिडिल क्लास का ध्यान जरूर रखा जाएगा। वहीं मिडिल क्लास की बात करें तो वो टैक्स के मोर्चे पर बड़ी राहत चाहता है। हाल ही में फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्टअप कुवेरा की तरफ से एक सर्वे किया गया। इस सर्वे में सामने आया कि सर्वे में शामिल हुए 3 में से 2 लोगों ने
सेक्शन 80C की लिमिट बढ़ाने की मांग उठाई थी। सर्वे के मुताबिक लोगों ने 80C की लिमिट मौजूदा 1.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख करने की मांग की है और जी बिजनेस भी लगातार यही बात करता आया है। आपको बताएं कि 80C इनकम टैक्स एक्ट का वो सेक्शन है जिसके तहत आपको निवेश और इंश्योरेंस पर 1.5 लाख रुपए तक छूट मिलती है। इसके तहत आप पीपीएफ, एलआईसी प्रीमियम, ईएलएसएस समेत कई स्कीम्स में निवेश कर टैक्स छूट पा सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट बढ़ाने पर ही क्यों ज्यादा जोर दिया जा रहा है और जी बिजनेस का भी जोर इस पर क्यों है। दरअसल सेक्शन 80C की लिमिट 2014 में बढ़ाकर 1.5 लाख कर दी गई थी और तब से लेकर अब तक इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। इन 9 सालों के दौरान महंगाई काफी ज्यादा बढ़ी है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए इस लिमिट को 3 लाख तक किए जाने की मांग उठाई जा रही है और जी बिजनेस भी आम लोगों की आवाज बनाए। हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी ने कई मर्तबा इस मुद्दे को उठाया, इस बार भी उठाया है। 80C में बदलाव की जरूरत पर जोर दिया है, वो भी इसलिए क्योंकि एक वेतन भोगी का टैक्स बचत से जुड़ा आधे से ज्यादा निवेश इसी सेक्शन के तहत आता है। 80C के अलावा आम लोग नए टैक्स सिस्टम को और भी आकर्षक बनाने की मांग उठा रहे हैं। पिछले बजट में पुरानी टैक्स रिजीम के साथ नई टैक्स रिजीम लाई गई थी, लेकिन आज भी ज्यादातर वेतन भोगी पुरानी टैक्स रिजीम में ही रहना पसंद करते हैं। ऐसे में वित्त मंत्री को इस बजट में नए टैक्स रिजीम को और आकर्षक बनाना होगा। इसके अलावा वेतन भोगियों को मिलने वाले स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी 50,000 से बढ़ाकर दोगुना करने की मांग उठाई जा रही है। इसके साथ ही निवेश पर कैपिटल गेन टैक्स को सरल बनाने की भी बात हो रही है। और जैसा हमने आपको बताया, जी बिजनेस हमेशा की तरह आम लोगों के दिल की बात वित्त मंत्री तक पहुंचाने की कोशिशों में जुटा हुआ है और इसीलिए जी बिजनेस वित्त मंत्री से कह रहा है कि बजट में 80C की लिमिट तो बढ़नी ही चाहिए। आप हम सब लोग ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचाना चाहते हैं, है ना? और टैक्स बचाने के लिए सबसे पॉपुलर क्या है? सेक्शन 80C। चाहे वो आप होम लोन पर प्रिंसिपल का पेमेंट करते हो, प्रोविडेंट फंड में पैसा डालते हो, ईएलएसएस, एनपीएस या फिर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इन सब में आपको मिलता है टैक्स बेनिफिट। लिमिट कितनी है? सिर्फ 1.5 लाख रुपए। और वो भी देखिए 2005 में तो 1 ही लाख थी, फिर 2015 में जाकर हुई 1.5 लाख। और अगर 2005 से लेकर अब तक महंगाई का हिसाब लगाएं तो ये लिमिट बढ़नी चाहिए कि नहीं? इतना सा पैसा डालने को मिलता है और लग जाता है बाकी सारा का सारा टैक्स। तो वित्त मंत्री जी, हमारी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि ये जो है ना 80C की लिमिट 1.5 लाख, प्लीज इसे कम से कम 3 लाख तो कर ही दीजिए। महंगाई के हिसाब से भी देखें, 2005 से अब तक गिने तो 3-3.25 लाख के ऊपर की बनती है। तो प्लीज और कुछ करें ना करें, हमें ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने दें, देश की ग्रोथ के काम आएगा और हमारा टैक्स भी बचेगा। ये तो कर ही दीजिए वित्त मंत्री जी। और आइए चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट रुचिका भगत जुड़ चुकी है। रुचिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत सिंपल सी डिमांड है रुचिका, 80C की लिमिट बढ़ा दीजिए। 9 साल से बढ़ाई नहीं है, कोई दिक्कत है क्या बढ़ाने में इस बार? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता नहीं है सरकार को ऐसी कोई दिक्कत होगी। इनफैक्ट लास्ट टाइम भी बहुत एक्सपेक्टेशन थी गवर्नमेंट से कि 80C की लिमिट में कुछ तो इजाफा होगा, बट समहाउ उन्होंने किया नहीं। मे बी ड्यू टू सम देयर ओन रीजंस, जो भी इनके होंगे। बट अगर मैं जब बजट की बात करती हूँ और मैं कहती हूँ एक बजट जब आता है तो मेरे हिसाब से वो बजट जो है वो टैक्स फ्रेंडली बजट होना चाहिए, माने पब्लिक बजट होना चाहिए, जिससे आपको जो एग्जेम्पशंस या डिडक्शंस की जब आप बात करते हैं तो वो एग्जेम्पशंस या डिडक्शंस एक्चुअली में आपका कैश इन हैंड बढ़ाएंगे। ताकि अगर पब्लिक के हाथ में कैश इन हैंड बढ़ता है, आप देखिए, तो अल्टीमेटली वो क्या करेगा? वो इन्वेस्ट करेगा या फिर वो खर्चेगा। दोनों ही हाल में अगर आप देखें तो इकोनॉमी डेवलप कर रही है हमारी। तो उसके अंदर जब हम डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस की बात करते हैं, जैसे कि आपने कहा कि 80C जो है वो एक मेजर कंपोनेंट है। 80C हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इनफैक्ट अगर आप देखें कि उसके अंदर लंबी लिस्ट है, यहाँ इन्वेस्ट कीजिए तो आपको 80C की डिडक्शन मिलती है। अब ये 80C की डिडक्शन, जैसे आपने बोला, अभी 2015 में रिवाइज हुई थी। 2015 की जब हम बात करते हैं तो हमारा इन्फ्लेशन रेट जो था उस समय हार्डली 2% था। आज हम खड़े हैं 8% के इन्फ्लेशन रेट पे। तो इन्फ्लेशन रेट देखिए आपका 4 टाइम्स इंक्रीज कर गया। बट हमारी जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो वही है, 1.5 लाख है। लिस्ट हर बार लंबी हुई है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने इसमें चेंजेस नहीं किए, ऐड ऑन किया और इन्वेस्टमेंट्स डाली कि आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए आपको डिडक्शन मिलेगी। बट जो मैक्सिमम लिमिट है वो वही है। तो अल्टीमेटली इन हैंड तो पब्लिक के कुछ भी नहीं आया ना, वो तो 1.5 लाख ही रहा। तो उसके लिए मुझे लगता है कि इस बार 80C के अंदर
या तो हम एटीसी की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं हम उसको ब्रेक डाउन कर दें, एक अलग सेक्शन लेके आ जाए, कुछ इन्वेस्टमेंट्स एटीसी में डालते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट्स दूसरे सेक्शन में डालते हैं और वहां पे उनको एग्जेम्पशन देते हैं, या फिर हम एटीसी की लिमिट को ही बढ़ा देते हैं। 1.5 लाख है, 1.5 से 3, 3.5, 5 जो भी परमिसिबल लिमिट है जो गवर्नमेंट को लगता है कि उनके अकॉर्डिंगली ठीक है, वो लिमिट होनी चाहिए। बट हाँ, अनडाउटेडली 1.5 लाख से तो ऊपर जाना ही चाहिए इस लिमिट को, क्योंकि ये बहुत पुरानी लिमिट है। बिल्कुल। और एक जो हिंट दिया है उस हिंट को किस तरह से ले रहे हैं आप लोग? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कह रही हैं कि भाई मैं तो अच्छे से जानती हूँ मिडिल क्लास क्या है, तो हम सोच समझ के, तो हम ये माने कि इनकम टैक्स स्लैब में चेंजेस भी होंगे इस बार कुछ, और थोड़ा पक्ष में होंगे आम टैक्स पेयर के? बिल्कुल, मुझे लगता है इस बार इनकम टैक्स स्लैब में चेंजेस होंगे, क्योंकि देखिए हमारे पास दो चीजें इसके अंदर, दो स्लैब है, एक ओल्ड रिजीम है, एक हमारा न्यू रिजीम है। 2.5 लाख रुपए तक की इनकम एग्जेम्प्ट है। अगेन ये वाली लिमिट जो है 2019 में चेंज हुई थी, उसके बाद से चेंज नहीं हुई है, तो इसमें चेंज लाना जरूरी है, एक चीज। दूसरी चीज, जो हमारे नया रिजीम था, जो न्यू रिजीम है टैक्स का, उसके अंदर एटीसी की एग्जेम्पशन नहीं है, एटीडी की नहीं है, ये सारी नहीं है। या तो सरकार ये कर सकती है कि एक ही रिजीम रखे, एक टैक्स स्लैब बनाए और उस स्लैब को भी बढ़ा दे। दूसरी चीज ये, अगर दो ही रखना चाहती है टैक्स रिजीम, तो जो न्यू टैक्स रिजीम है उसके अंदर जब डिडक्शंस नहीं है वो डिडक्शंस ऐड ऑन करे, ताकि उसका बेनिफिट जो है वो पूरा लोग उठा सके। क्योंकि लोग ओल्ड टैक्स रिजीम में ही जाते हैं और न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट नहीं करते हैं कभी भी। रीजन भी है कि उसके अंदर वहां पे उनको डिडक्शन नहीं है, तो वो जो एग्जेम्पशन और डिडक्शन जो लैक कर रहा है न्यू टैक्स रिजीम, मुझे लगता है सरकार को वो वाली एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस न्यू टैक्स रिजीम में भी डालनी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग न्यू टैक्स रिजीम का भी फायदा उठा सके। एब्सोल्युटली। और एक बहुत लंबी डिमांड रही है, हमको भी लोग लिखते हैं और हर साल सरकार से पूछते भी हैं, अब तो हेल्थ इंश्योरेंस सबके पास ही हो गया है, आप हेल्थ इंश्योरेंस जो डिडक्शन है अंडर सेक्शन 80D उसको बढ़ा दें, उसमें क्या प्रॉब्लम है? 25,000 से बढ़ाकर 50,000 करने की तो डिमांड हो रही है, तो आपको लग रहा है इस बार इतना तो करना ही चाहिए, सरकार को करेगी? देखिए, पोस्ट कोविड अगर हम देखें तो लोग बहुत कॉशियस हो गए हैं, लोग ज्यादा से ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, तो ऑब्वियसली यस, अगर सरकार चाहती है कि गवर्नमेंट इसी मतलब लोग इसी तरह से कॉशियस रहें, अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराते रहें, तो गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए। प्रमोशन का एक तरीका ये भी है कि गवर्नमेंट को ये लिमिट बढ़ा देनी चाहिए इसके अंदर। इनफैक्ट आप इसके अंदर ये भी कर सकते हैं, जैसे हम सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं, वाई ओनली हेल्थ इंश्योरेंस? हमारे एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, हमारा हाउस इंश्योरेंस है, कितने सारे ऐसे इंश्योरेंस हैं जो गवर्नमेंट जो है वो कवर कर सकती है एटीडी के अंदर। सिर्फ हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात ना करके बाकी सारे इंश्योरेंस भी कवर कर सकते हैं इसके अंदर। बिल्कुल। तो इसको प्रमोट करने के लिए बहुत सारे एरियाज हैं जिसको सरकार कवर कर सकती है। एब्सोल्युटली। और एक और चीज जो हमारे पास डिमांड बहुत सारे लोगों ने लिखे भी हैं और वो एटीसी से ही जुड़ा हुआ है, उसमें लोग चाहते हैं कि आप सेपरेट प्रोविजन कीजिए कम से कम ट्यूशन फीस का, वो एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है पेरेंट्स का, तो क्या हम इसमें कुछ उम्मीद रखें? देखिए, जैसे मैंने कहा कि एटीसी के अंदर बहुत लंबी लिस्ट है इन्वेस्टमेंट की, आप यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, आपको एटीसी का बेनिफिट मिलेगा, बट आप 1.5 लाख के अंदर सब कुछ कवर नहीं कर पाते हैं। तो आपके बहुत सारे खर्चे हैं, आपका इंश्योरेंस है, आपके बच्चों की ट्यूशन फीस है, आपका पीपीएफ है, आपकी एलआईसी है, कितनी सारी चीजें हैं जो इसके अंदर कवर होती है। तो मुझे लगता है कि हाँ, सरकार को या तो सेक्शन बांट देना चाहिए या लिमिट बढ़ा देनी चाहिए, या इंडिविजुअली इसके अंदर लिमिट लगा देनी चाहिए हर पॉइंट के ऊपर। इस तरह से कुछ बेनिफिट देना चाहिए सरकार को। एब्सोल्युटली। और कोई चीज टैक्स रिलेटेड जो आपको लगता है, उम्मीद आपकी भी उम्मीद हो, और जो आपको लगता है कि ये तो आएगा इस बार? देखिए, बहुत सारी चीजें, अगर हम इंडिविजुअल की बात करते हैं तो आप अगर इसको सिंपल टर्म्स में देखें, एक इंडिविजुअल जो 1 करोड़ से ऊपर कमाता है वो अप्रोक्सीमेटली 42% टैक्स पे करता है, और एक कंपनी जो है वो 25.17% टैक्स पे करती है, तो ऑलमोस्ट डबल का रेट है, डबल का डिफरेंस है इसके अंदर। इंडिविजुअल जो है वो कंपनी से ज्यादा टैक्स पे करता है, तो क्योंकि इंडिविजुअल हमारा ज्यादा टैक्स पे कर रहा है, तो मुझे लगता है हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स के घेरे में लाना चाहिए। वो कैसे लेके आ सकते हैं? अगर हम उनको ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं, ज्यादा से ज्यादा एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमारा आज भारतीय नागरिक टैक्स के दायरे में आता है तो वो भारत गवर्नमेंट को बेनिफिट दे के जाएगा कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को इस तरह से एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस के अंदर चेंजेस लाने चाहिए। जैसे बहुत सारे चेंजेस अगर मैं बात करूं तो आपका टीटी है, जिसके अंदर सेविंग बैंक इंटरेस्ट पे सिर्फ 10,000 रुपए की आपकी छूट है, तो उसमें सिर्फ सेविंग बैंक इंटरेस्ट क्यों, बाकी सारे इंटरेस्ट क्यों नहीं? सिमिलरली सीनियर सिटीजन की टीटीबी की बात करते हैं तो उसके अंदर 50,000 की है, वो एफडी और सेविंग बैंक है, उसमें एनएससी इंटरेस्ट डिविडेंड क्यों नहीं?
तो काफी सारी ऐसी चीजें जहां पे हम फेरबदल कर सकते हैं, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतलब दे सकते हैं कि आप आइए टैक्स पे कीजिए और अपनी फिर भी इन हैंड आप अपना कैश बढ़ाइए। एब्सोल्युटली। और एक तो बहुत इंपॉर्टेंट इशू रहा है, बड़ा बर्निंग इशू भी रहा है, एक दो जो स्टेट्स में, हिमाचल प्रदेश में, बाकी जगह पर ये पॉलिटिकल इशू भी बना, पेंशन का मुद्दा है। अब उसी में एनपीएस से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा इशू है। 14% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, लेकिन बाकियों के लिए 10% है। तो क्या सरकार इस पर कंसिडर कर सकती है, उसको बढ़ाकर 14% कर दिया जाए? बाकी लोगों के लिए भी क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल, मुझे लगता है एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, बजाय कि इसको इस तरह से स्टेट वाइज हो, एक यूनिफॉर्म परसेंट होना चाहिए। बिल्कुल, आई एग्री। एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया रुचिका भगत जी। तो बहुत लंबी विश लिस्ट है देखिए आम लोगों की, और उन आम लोगों की जितनी विश लिस्ट है हम भी पुश कर रहे हैं, सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आखिर तो मैडम को ही फैसला लेना है। अब वो उन्होंने कह दिया, इस बार एक हिंट ज़रूर दी है, तो हम बड़ा पॉजिटिवली ले रहे हैं इस हिंट को। निर्मला मैम ने कहा है कि भाई मैं तो मिडिल क्लास हूँ, तो वी होप कि मिडिल क्लास के लिए कुछ पिटारे से निकले, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें, जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स रही हैं उनका निपटारा हो, अच्छे से इस बार रीस्ट्रक्चर किया जाए पूरी टैक्स रिजीम को, जो कि मिडिल क्लास फ्रेंडली हो, इसी उम्मीद के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया रुचिका जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब दर्शकों के लिए वक्त निकाला आपने। आइए आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी। कंगाली की कगार पर खड़ा पाकिस्तान दुनिया भर से मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन किसी भी देश से उसे संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। ऐसे में अब एक बार फिर पाकिस्तान भारत की ओर देख रहा है। दुनिया भर में अलग थलग पड़ रहे पाकिस्तान को फिर भारत से बातचीत की याद आने लगी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यूएई में एक बयान दिया है। स्थानीय न्यूज चैनल को दिए एक इंटरव्यू में शहबाज ने कहा कि भारत के साथ हमारे 3 युद्ध हुए और इन युद्धों की वजह से पाकिस्तान में सिर्फ गरीबी और बेरोजगारी आई। शरीफ ने कहा कि हम अब देश में खुशहाली लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो कश्मीर के मुद्दे पर भारत से बात करना चाहते हैं, अब हम शांति से जीना चाहते हैं। शरीफ ने कहा कि वो अब अपनी समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं। शरीफ ने तर्क दिया कि प्रधानमंत्री मोदी का भी शांति का ही संदेश है। उन्होंने कहा कि कश्मीर समेत अन्य मुद्दों का समाधान टेबल पर आमने सामने बैठकर निकल सकता है। शरीफ ने कहा कि यूएई भारत पाक के बीच बातचीत करा सकता है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने फिर बातचीत का राग जो अलाप रहे थे, वहाँ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस पर सफाई जारी कर दी। पाक पीएमओ ने बयान जारी करके कहा कि पाकिस्तान और भारत को अपने द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के मुख्य मुद्दे को बातचीत और शांतिपूर्ण तरीके से हल करना चाहिए, लेकिन कश्मीर विवाद का समाधान संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों और जम्मू कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं के अनुसार होना चाहिए। यानी कि जुबान कुछ और कह रही है और दिल में कुछ और चल रहा है, यही कहानी है। देखिए जो उनके जो पीएमओ के प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि वो तब तक भारत के साथ बातचीत नहीं करेंगे जब तक भारत 5 अगस्त 2019 को लिए गए फैसलों को वापस नहीं लेता। पाक पीएमओ जिस फैसले की बात कर रहा है वो घाटी से आर्टिकल 370 हटाने को लेकर है। प्रवक्ता की तरफ से सफाई दी गई कि पाक प्रधानमंत्री ने यूएई में दिए अपने इंटरव्यू में ये बात स्पष्ट की थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के ये जो बदले बदले सुर नजर आ रहे हैं, उसकी वजह है पाकिस्तान के मौजूदा हालात। और एक चीज और आप समझिए कि एक व्यक्ति जो कि वहां पर सत्ता चला रहा है, जो वहां का प्रधानमंत्री है, उसके दिल में इतना उबाल है, इतना पेन है कि वो अब बातचीत करने को राजी सा नजर आ रहा है। वो भी समझ रहा है कि अब बातचीत से ही पाकिस्तान का भला हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जो पीएमओ में बैठे हुए लोग हैं, वो किस तरह के बयान दे रहे हैं, वो सफाई दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्या कहना चाह रहे थे। तो कुल मिला के ये पाकिस्तान का जो दोहरा रवैया है, इसी की वजह से वो भरोसे के लायक कभी नहीं रहा। अब भी कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बोल अलग हैं और वहाँ में जो पीएमओ में जो एक इकोसिस्टम बना हुआ है भारत के खिलाफ, उसके बोल कुछ और नज़र आ रहे हैं। देखिए, दरअसल कंगाल पाकिस्तान भारत से अब दोस्ती करने की फिराक में तो ज़रूर है, लेकिन उसके पास कोई चारा भी नहीं है। आतंक पर घिरा पाकिस्तान दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है। इसके साथ ही पाकिस्तान को पता है कि भारत की ताकत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। वैश्विक स्तर पर भारत का लोहा रूस हो चाहे अमेरिका, चाहे इस धुरी के देश हो चाहे उस धुरी के देश हो, हर कोई मानता है। और इसके साथ ही पाकिस्तान के घरेलू हालात भी बिगड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान इररिलेवेंट हो चुका है, जबकि भारत की प्रासंगिकता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। भारत के बिना
दुनिया कोई फैसला लेना नहीं चाहती। भारत को साथ रखे बिना दुनिया का कोई ब्लॉक आगे नहीं बढ़ना चाहता। अब वो साथ परोक्ष मिले चाहे अपरोक्ष, लेकिन भारत का साथ हर कोई चाहता है। दुनिया इधर पाकिस्तान को अब दुनिया भर से कर्ज मिलना मुश्किल हो रहा है। महंगाई के मोर्चे पर पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हो रहे हैं और इधर तमाम मंदी की आशंकाओं के बीच में भारत की अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है। हमारे जो इंडिकेटर्स हैं वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, ग्रीनर साइड पर ज़्यादा हैं। तो कुल मिलाकर ये जो स्टोरी है भारत और पाकिस्तान की, इसमें भारत किस स्थिति में खड़ा है ये भी दुनिया देख रही है और पाकिस्तान किस स्थिति में खड़ा है ये भी पूरी दुनिया देख रही है। इसीलिए पाकिस्तान कह तो रहा है, पाकिस्तान कह रहा है या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, अभी इस पर ही ज़रा कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है। और इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए बहुत ही खास जानकार जुड़ चुके हैं। विदेश मामलों के जाने माने जानकार कमर आगा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने जब पहली बार ये बयान पढ़ा या सुना होगा, क्या रिएक्शन था सर आपका? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि जब पाकिस्तान की स्थिति बहुत बिगड़ती है तो वो उसकी कोशिश होती है कि बातचीत करे। दूसरा ये कि जब पाकिस्तान इलेक्शन मोड में जाने लगता है या वहाँ की जो इलेक्टेड लीडरशिप होती है या जो गवर्नमेंट होती है उसकी भी कोशिश होती है कि भारत से बातचीत का मसला चले, बातचीत कम से चले या ना चले, बातचीत करे ज़रूर, पब्लिक को दिखाना। उसका कारण ये है कि पाकिस्तान की आम जनता चाहती है कि भारत से रिश्ते अच्छे हों। दूसरी तरफ ये भी चाहती है कि अब समझ गई है कि सेना इस लायक नहीं है कि वो कोई भी युद्ध भारत से जीत सकती है। फिर उसको ये भी पता चल गया है कि सेना बहुत भ्रष्ट है और इनएफिशिएंट है। और दूसरी तरफ ये भी है कि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत स्थिति जो है वो बहुत नाजुक दौर से पाकिस्तान गुजर रहा है, अराजकता की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इसलिए कि वहाँ पे न केवल पॉलिटिकल फेलियर है बल्कि इकोनॉमिक कोलैप्स भी हो गया है। तो इन सब के देखते हुए उन्हीं ने स्टेटमेंट दिया, लेकिन स्टेटमेंट से ऐसा लगता है कि ये स्टेटमेंट उन्हीं ने बगैर सेना से की राय लिए बगैर ये स्टेटमेंट दे दिया यूएई में आके। और जैसे ही सेना को पता चला, सेना के अधिकारियों को, उन्हीं ने उसका शर्तें बढ़ा दी। फ़ौरन कह दिया कि जो इनका पुराना स्टैंड था उसी को दोहरा दिया गया वहाँ के प्रवक्ता ने पाकिस्तान। तो यूएई के बीच में वो चाहते थे कि यूएई बात करे। हालांकि भारत की पॉलिसी बहुत साफ़ है। भारत किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप नहीं चाहता। भारत का मानना ये है कि ये बाइलैटरल एग्रीमेंट है, दोपक्षीय है, दोनों देशों के बीच में। अगर उन्हें कोई बात करनी है तो हमसे सीधी बात करें। और दूसरी भारत की शर्त यह है कि दहशत और बातचीत यानी आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चलेगा। अगर उन्हें बात करनी है तो उनको बहुत दिखाना होगा भारत को कि आतंक में कमी हुई है, आतंक को रोकने में उन्होंने क्या क्या स्टेप लिए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी उसमें कोई चेंज नज़र नहीं आता। जो पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ जिसे वो कहते हैं, वो भारत को लेके उसी तरह चल रही है। वो भारत को अभी भी उनकी कोशिश यही है कि आतंकवादियों की मदद से जम्मू एंड कश्मीर पर कब्ज़ा करने का। हालांकि वो जानते हैं कि नहीं कर सकते, तो वो चाहते ये हैं कि अराजकता कम से कम फैला दो वहाँ पे। इसीलिए हर दिन कुछ ना कोई मिलिटेंट स्ट्राइक आपको देखने को मिलती है या कुछ लोग जो कि सब बॉर्डर से ट्रेंड होके आते हैं। तो ये इनका एक दोहरी चाल है जैसा आपने अभी कहा, और ये बहुत एक्सपोज हो चुके हैं जी। इनकी लीडरशिप में कोई दम नहीं है, मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं और मैं समझता हूं कि वहाँ कोई इस समय डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं है। बिल्कुल, ना तो कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर है, ना ही कोई धार्मिक लीडर नज़र आता है। इकोनॉमिक कोलैप्स भी हो रहा है। स्टेट पहले फेल हुई थी, अब कोलैप्स होती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, इकोनॉमिकली भी, और अराजकता फैलने का डर है। एब्सोल्युटली सर। और ये भी समझ में नहीं आता है कि वहाँ पर किसका स्टेटमेंट माना जाए, प्रधानमंत्री का माने, वहाँ के राष्ट्रपति का माने, कि किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का माने या किसी धार्मिक गुरु का माने, क्योंकि अल्टीमेटली तो जो सेना चाहेगी वही वहाँ पर होगा। तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि किसके मुंह से एक ऑथेंटिक स्टेटमेंट आ रहा है। इस केस में भी हमने देखा। लेकिन सर, एक कम से कम एक वस्तु स्थिति का आकलन करने का एक मौका हमारे पास इस वक्त है कि अगर माना सारे स्टेक होल्डर्स जो है पाकिस्तान के, आर्मी, पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट और जो वहाँ के जो धार्मिक गुरु हैं, सब मिलकर अगर एक राय पर बन भी आए, क्योंकि अब नियर कोलैप्स की कगार पर खड़ा है,
कि भाई चलिए अब भारत से बातचीत की जाए और प्रधानमंत्री मोदी साहब से गुजारिश की जाए कि प्लीज हम बातचीत करते हैं। क्या भारत को बातचीत स्वीकार करना चाहिए सर? नहीं, देखिए, भारत की शर्त बहुत साफ है। भारत की बेसिक पॉलिसी ये है कि बातचीत से मसलों का हल होना चाहिए। भारत मोदी जी ने स्वयं कहा है कि युद्ध का काल खत्म हो गया है, अब बातचीत ही चलेगा। उन्होंने ये एडवाइस प्रेसिडेंट पुतिन को रशिया के दी थी और ये बात सही भी है। लेकिन भारत कहता है कि भाई उससे पहले बातचीत कैसे की जाए, खला में तो की नहीं जा सकती, तो उनको आतंक पे लगाम लगानी पड़ेगी। वहाँ पे जो मिलिटेंट कैंप्स चल रहे हैं, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और दूसरे मिलिटेंट कैंप्स हैं, उनको बंद करना पड़ेगा। उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए कि सचमुच बंद किया, इसलिए कि ये झूठ बहुत बोलते हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, तो वो वेरीफाई होने चाहिए। और फिर उसके बाद अगर ये वाकई कम होती है तो कुछ समय के बाद इनिशियल लेवल पे सिक्योरिटी लेवल की से बातचीत का दौर शुरू हो सकता है, एजेंडा बन सकता है, बहुत चीज़ें फिर संभव हो सकती हैं। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान की अपनी पॉलिसी जो है उसकी कश्मीर को लेके, जम्मू एंड कश्मीर को लेके, उसमें बदलाव, उसको मानना पड़ेगा कि जम्मू एंड कश्मीर जो है भारत का एक अटूट अंग है। अगर वो तो वो मानने पे तैयार नहीं। फिर उसके अलावा ये भी है कि उनको ये भी मानना पड़ेगा कि जो ऑक्युपाइड टेरिटरीज़ हैं जम्मू एंड कश्मीर की या गिलगिट बल्तिस्तान की, जिसको नॉर्दर्न टेरिटरीज़ कहते थे अब, तो ये भारत का एक अंग है, भारत से जुड़ी हुई है, जिसको भारत कभी भी वापस ले सकता है। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड उन लोगों ने मसले को कर दिया, इतना ज़्यादा उसको वो बना दिया। अच्छा, कैपेसिटी है नहीं, बार्गेनिंग कैपेसिटी भी नहीं है उनकी कि बातचीत या किसी भी दूसरे माध्यम से कुछ कर सकें। जंग हार चुके हैं, तो एक असमंजस है। और आर्मी का ये है कि अगर वो मानती है बातचीत भारत से होती है, रिश्ते अच्छे होते हैं, तो फिर तो आर्मी का जो स्पेशल रोल है एज ए गार्डियन ऑफ इस्लामिक स्टेट को, जो वो कहते हैं कि हम मुहाफिज हैं इस्लामिक स्टेट के, वो फिर रोल ख़त्म हो जाएगा। उन्हें बैरक्स में जाना पड़ेगा और वो पॉलिटिकल हस्तक्षेप जो करते हैं वो बंद करना पड़ेगा। तो बहुत बड़ी चीज़ है पाकिस्तान। मैं नहीं समझता कि आने वाले काफ़ी समय तक ये संभव होगा। बिल्कुल सर, एक आखिरी सर, जी सर, बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा सर। पहले ये कहा जाता था कि अगर आपका पड़ोसी अस्थिर है, एक क्लासिक डेफिनेशन जो है कि आपका पड़ोसी अनस्टेबल है पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, तो फिर वो हमारे लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए। लेकिन भारत ने जिस स्ट्रैटेजी के साथ निपटने में कामयाबी हासिल की है, क्या आपको लग रहा है कि अब शायद भारत ये सोच रहा है कि कमजोर रहने दो पाकिस्तान को, वही हमारे हित में है? उनके आंतरिक हालात से, उनमें जो द्वंद्व चल रहा है, जब तक वो घिरा रह रहा है, जब तक वो कमजोर है, भारत भी क्योंकि सक्षम है, चाहे वो स्टेबल रहे चाहे अनस्टेबल रहे, हमने वो कैपेबिलिटीज हासिल कर ली हैं कि हम अपने बॉर्डर्स को सिक्योर कर सकते हैं। तो हमारे लिए शायद एक कमजोर पाकिस्तान कोई बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। देखिए, कमजोर पाकिस्तान तो 71 से है, तभी तय हो गया था कि ये मतलब अब बहुत कमज़ोर हो चुके हैं और इनमें कोई दम नहीं। सेना इन्हीं ने दोबारा बना ली, इनको अमेरिका यूरोप की सपोर्ट हासिल थी, इनके पास पैसे आ जाते थे। वॉर ऑन टेरर से, आतंक के ख़िलाफ़ जो युद्ध चल रहा था अमेरिका का, इन्हीं ने बहुत पैसे वहाँ से कमाए, 50-60 बिलियन डॉलर के करीब अलग अलग एस्टिमेट्स हैं। फिर इसके बाद अरबों से इनको मिलता रहा। लेकिन अब पॉलिसी बदल गई है पूरी दुनिया की। इस समय पैंडेमिक, फिर उसके बाद यूक्रेन वॉर, तेल की कीमत बढ़ गई है। भारत हमेशा से चाहता था कि पाकिस्तान के अंदर प्रॉस्पेरिटी आए, अमन शांति के साथ आगे बढ़े, लेकिन उन्होंने तो खुद ही अपनी हालत बिगाड़ दी। इसमें हमारा तो कोई दोष है नहीं, ना भारत चाहे, अगर के चाहते हुए भी वो हम कुछ उनकी मदद नहीं कर सकते, जो जिस तरह के हालात उन्होंने बनाए हैं। तो ये भारत सभी देशों की मदद कर रहा है, चाहे वो बांग्लादेश हो या म्यांमार हो या नेपाल हो या भूटान हो या अफ़गानिस्तान को दोबारा से भारत की पूरी कोशिश रही वहाँ पे डेवलपमेंट किया। हाँ, अगर इनकी नीति परिवर्तन होता है तो भारत ज़रूर चाहेगा, लेकिन ये है कि ये तो फ़िलहाल तो ये अपने हाल पे पड़े हैं। इनके लिए कोई मदद करने पे अब इस समय इनको तैयार नहीं। इनके जो पुराने मित्र थे सऊदी अरेबिया, यूएई, अब वो भारत की तरफ देखते हैं, इनकी तरफ देखते नहीं हैं। इनको वो समझते हैं कि ये एक पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, इनके पास कोई सलूशन नहीं है, हमेशा पैसा मांगते रहते हैं।
दूसरी तरफ ये भी है कि बॉरोड मनी से तो मुल्क चलते नहीं, अब वो इकोनॉमिकली भी कोलैप्स हो रहे हैं। हमको इस समय ये देखना होगा कि अगर वहाँ की स्थिति अराजकता फैलती तो उससे हम कैसे बचें, इसलिए कि उसको बचाना बहुत मुश्किल काम है। वीक तो ये बहुत पहले से हो चुके हैं। बिल्कुल सर, अब बिल्कुल सर, वो बड़े संगीन है फिलहाल। एब्सोल्युटली। एक हालांकि मैंने आपसे गुजारिश की थी मैं आखिरी सवाल पूछूंगा, लेकिन एक जुड़ा हुआ सवाल मेरा है। मैं देख रहा था कुछ वक्त पहले हम देख रहे थे कि एक तरह से नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। वहाँ के एक पाक फॉर्मर जनरल रहे हैं और इंगेज रहे हैं हिंदुस्तान के खिलाफ जो सैनिक गतिविधियां हैं उसमें, अब वो भी आर्टिकल लिख रहे हैं और बिल्कुल तारीफें कर रहे हैं भारत की, और एक सजेशन वो दे रहे हैं कि वक्त आ गया है क्योंकि भारत प्रॉस्पर कर रहा है, पाकिस्तान को भी अब समझ जाना चाहिए, आइए मिल जाते हैं और क्यों ना फिर चाइना, पाकिस्तान और इंडिया का ट्रायो बनाएं और एक ऐसी शक्ति बन जाएं कि जो दुनिया में एक नया मकाम हासिल करे और एक नई मिसाल पेश करे। तो ये सिर्फ नैरेटिव ही है या ये सिर्फ वहाँ के जुबान जो है ये सिर्फ नेताओं की जुबान है सर ये, या एक्चुअल में वहाँ का अवाम भी समझ रही होगी इस चीज़ को? देखिए, आवाम तो चाहता है कि बातचीत हो, इसलिए कि पिछले इलेक्शंस में हमने देखा इन लोगों ने कभी बात नहीं की, इमरान खान। दूसरी बात ये कि इस तरह की बातें ये सब एक ख्वाब है जो वो बात कर रहे हैं, उनकी अपनी सोच है कि इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, चाइना का ऐसा कोई इरादा नहीं है। चाइना भारत को अपना बहुत इम्पोर्टेंट कंपटीटर समझता है, बल्कि एनिमी की तरह ट्रीट करता है बहुत से मसलों पे, और वो चाइना चाहता नहीं कि भारत का राइज़ हो। अगर भारत का राइज़ होता है तो उसका डिक्लाइन होता है, और इस समय भारत का राइज़ जिस तरीके से बढ़ रहा है, 6 से 7% इकनॉमिक ग्रोथ लगातार बढ़ती चली जा रही है। चाइना के लिए बहुत चिंता का समय है। चाइना की इकनॉमी इस समय बहुत घट गई है, शायद 2-3% पे आ जाएगा जीडीपी। तो इन हालात में चाइना तो कभी भारत के साथ दोस्ती नहीं करना चाहता, चाइना का अलग अपना वो है। रहा पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान के पास है ही क्या ऑफ़र करने को, उन्हीं ने अफ़गानिस्तान को तबाह कर दिया, अब दोनों खुद ख़त्म हुए चले जा रहे हैं। भारत को किसी इन देशों की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत ग्लोबल स्थिति पे, जैसा आपने खुद ही बताया कि यूरोप, अमेरिका, रशिया सभी भारत की तरफ देख रहे हैं। फिर उसके अलावा भारत जो है डेवलपिंग नेशन का भी एक लीडर हमेशा रहा है, पहले भी, और मोदी जी का ख़ास तौर से है, उनका तरफ रुझान रहा है कि उनकी भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, भारत हमेशा उनको यूनाइटेड नेशन में चैम्पियन करता रहता है। अब ये है कि उनके साथ एक बड़ा विस्तार का भी प्रोग्राम बन रहा है डेवलपिंग नेशन के साथ। अमेरिका भी चाहता है भारत को। तो ऐसे में हम कहाँ क्यों जाएंगे पाकिस्तान की तरफ? अगर हाँ उनको सोचते हैं कि वो भारत के साथ संबंध बनाना है तो वो आतंकवाद को ख़त्म करें, नीति में परिवर्तन लाएं। भारत बहुत उनकी मदद कर सकता है। भारत पड़ोसी देश है, भारत की इकनॉमी बहुत बड़ी है, 3 ट्रिलियन की इकनॉमी है, जो बढ़ के 5 और 6 ट्रिलियन अगले 4-5 साल में हो जाएगी, और फिर इसी तरह हर 5 साल पे डबल होती हुई नज़र आ रही है। सभी की नज़र भारत की तरफ है। देखते हैं कि भारत एक इंजन ऑफ ग्रोथ बनता जा रहा है ग्लोबल, क्योंकि इकनॉमी चाइना की भी डिक्लाइन हो रही है, रशिया, वो साथ में अमेरिका, यूरोप और रशिया, ये वॉर की वजह से इनकी भी इकनॉमिक डिक्लाइन बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में जब भारत की इतनी स्थिति है तो भारत इनकी बहुत मदद कर सकता था, लेकिन ये कि इन्हीं ने दे हैव मिस्ड द बस। आई थिंक बिल्कुल तो बहुत मुश्किल है, बहुत मौके दिए भी हैं मिलना, और इनको अमेरिका और यूरोप भी नहीं। एब्सोल्युटली सर, बहुत मौके दिए भी हैं। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर गए, बहुत मौके, बिल्कुल, तो हमको कारगिल दे दिया। स्वयं मोदी जी गए, बिल्कुल, स्वयं मोदी, परवेज मुशर्रफ जब आए तो उसके बाद टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़े, मोदी जी गए तो उसके बाद आपने उरी और पुलवामा दिया। तो आपने कोई मौका नहीं छोड़ा आप पर शक करने का, और किसी को भी मेरे ख्याल है किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। वहाँ की आवाम की तस्वीरें हम देखते हैं, आटे के लिए मोहताज हैं, किसी को भी अच्छा नहीं लगता है एक इंसानियत के नाते कि कोई देश इस कंगाली की राह पर खड़ा है। लेकिन जब हम पॉलिटिकल इंटेंशंस वहाँ के देखते हैं, वहाँ की बयानबाजी हम देखते हैं, तो सिर्फ एक सॉरी स्टेट की फीलिंग आती है, बड़ी दया सी आती है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर आवाम के कम से कम अच्छे हों, दोनों के, और बेहतर अगर वाकई में पाकिस्तान चाहता है कि भारत के साथ बातचीत करे, तो फिर जो भारत की जो शर्तें हैं उन पर वो खरा उतरे।
पहले बताए कि वो उनकी स्टेट पॉलिसी नहीं रहेगी, टेररिज्म, भारत के खिलाफ गतिविधियां उनका एकमात्र उद्देश्य नहीं रहेगा। तो ये सारी चीज़ें प्रूव करके देनी होंगी पाकिस्तान को, उसके बाद ही बातचीत होगी, तभी जाकर कुछ शायद बात बन पाए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया कमर आगा सर, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच सर। और आइए अब शुरू करते हैं दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हर अपडेट की हमारी खास पेशकश, दावोस डायरी 2023। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 53वीं सालाना मीटिंग में 130 देशों के 2700 से ज्यादा लीडर्स को बुलाया गया है। इसमें 52 राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल हैं। इस बार की बैठक की थीम है एक खंडित दुनिया में सहयोग। स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आगाज हो चुका है। 5 दिन तक चलने वाले इस समिट में दुनिया के बड़े पॉलिसी मेकर्स और कॉर्पोरेट्स हिस्सा ले रहे हैं। दावोस का पूरा एक्शन बताने के लिए जी बिजनेस की एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल दावोस में ही मौजूद हैं। लेते हैं उनसे आज का अपडेट। आज डे 2 है। पहला दिन काफ़ी एक्साइटिंग और इम्पोर्टेंट रहा। बहुत सारे लोग आए हैं और हमने कल बात भी की थी। जिस तरीके की डेलीगेशन पूरे विदेश और हमारे देश से आई है वो काफ़ी बढ़िया और बड़े नाम हैं, जैसा आप समझ सकते हैं। और 4 मंत्री, केंद्रीय मंत्री यहाँ पर आए। कल शाम को वो इनफैक्ट आए थे, तो आज से आप देखेंगे हमारी उनके साथ बातचीत भी है। सभी मंत्री जो यहाँ मौजूद है उनके साथ हम 1-on-1 कर रहे हैं, चाहे वो हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया हो, अश्विनी वैष्णव जी हो, IT टेलीकॉम एंड रेलवेज मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी हैं, और RK सिंह भी है जो कि पावर मिनिस्टर है। तो मंत्रियों से ऑफ कोर्स हम जायजा लेंगे उनको किस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स और किस तरीके की पॉलिसी पर फॉरेन कंपनीज इंटरेस्ट दिखा रही हैं, क्या किस तरीके के MOUs और एक भारत का एक जो एक ब्राइट स्पॉट की तरह से देखा जा रहा है इस ग्लोबल सेटअप पे, उस पर बातचीत कर रहे हैं। मैं 2-3 चीज़ें आपको यहाँ जो मैंने ऑब्जर्व की और जो यहाँ लोगों से बात करके समझ में आई वो ये है कि लोगों का अब जो भरोसा था को लेकर और पॉलिसी स्टेबिलिटी को लेकर वो और भी मजबूत हुआ है। पिछले कुछ सालों में जो उन्होंने महसूस किया, जिस तरह से कंसल्टेटिव अप्रोच सरकार ने रखी है, जो इनपुट्स लिए हैं फॉरेन कंपनी से कि कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करें, वाकई वहाँ चेंजेस आए हैं। और ये अक्रॉस द कोरस, चाहे आप फॉरेन कंपनी से बात करिए या इंडियन कॉर्पोरेट से बात करिए, सभी मोर और लेस इस बात को डेफिनेटली क्रेडिट दे रहे हैं जहाँ तक बात की जाए। ऑफकोर्स इंप्रूवमेंट इसमें और हो सकता है। हमने कल सुनील भारती मित्तल जी से बात की जो कि जाने जाते हैं, काफ़ी बेबाक हैं, ही कॉल्स अ स्पेड, बट उन्होंने भी ये माना कि बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल काम किया है सरकार ने, और वाकई तब उनकी इन्वेस्टमेंट्स अब कंट्री में बढ़ रही हैं और वो कमिट कर रहे हैं ज़्यादा पैसा लगाने के लिए। सो क्लियरली एक पॉजिटिविटी दिख रही है भारत से, स्पेशली एट अ टाइम जब ग्लोबल रिसेशन है और सब बता रहे हैं कि IMF ने प्रिडिक्ट किया 1/3 ग्लोबल यहाँ पर रिसेशन में जाएगा। तो इंडिया एक ब्राइट स्पॉट इस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली दिख रहा है। जहाँ तक बात करें इन्वेस्टमेंट्स की, कौन से सेगमेंट्स और सेक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी, सस्टेनेबिलिटी, ये सब कुछ एरियाज हैं जहां भारत भी अपनी प्रेजेंस इस ग्लोबल सेटअप पर बहुत मजबूती से दिखा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन एनर्जी, मोबिलिटी पर तो खास तौर से सरकार का ये एक कमिटमेंट है कि वो इंडिया मतलब वर्ल्ड में कहीं भी नीचे नहीं बट नंबर 1 पोजीशन लेने की यहाँ कोशिश कर रहा है और उसी तरीके के इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट कर रहा है। पॉलिसी भी उसी तरह से बनाने की बात कर रहे हैं। सो एक तरह से एक प्राउड फीलिंग है एज एन इंडियन, एज अ कंपनी दैट रिप्रेजेंट्स इंडिया एट अ ग्लोबल स्टेज। हमें बहुत इज्जत से देखा जा रहा है और हमें एक तरह से माना जा रहा है कि अब हम रेडी हैं इंडिया को लीड करने, वर्ल्ड को लीड करने के लिए। इस साल लोगों की सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी होगी। एक सर्वे के मुताबिक सैलरी में 10% की हाइक देखने को मिल सकती है और तो और अच्छे कर्मचारियों के लिए ये इंक्रीमेंट 15 से 30% तक का भी हो सकता है। सैलरी में ये बढ़ोतरी सभी सेक्टर्स में होगी। किस सेक्टर में लोगों की सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, फोकस क्या होंगे, देखिए इस रिपोर्ट में। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये साल कैसा रहेगा? फिलहाल तो इस सवाल के जवाब के लिए किसी ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं है। हम बताते हैं, ये साल नौकरी पेशा लोगों के लिए खास रहने वाला है। हो भी क्यों ना। एक तरफ जब दुनिया भर के नौकरी पेशा लोगों में मंदी का डर है, साथ ही इंक्रीमेंट नहीं होने या नौकरी जाने का भी खतरा मंडरा रहा है, तो वहीं इन आशंकाओं के बीच भारत की इकोनॉमी मजबूत स्थिति में दिख रही है। अब लगे हाथ खुशखबरी भी सुना ही देते हैं। तो खबर ये है
कि इस साल नौकरी पेशा लोगों की सैलरी में करीब 10% की बढ़ोतरी की उम्मीद है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि इंडिया इंक की ओर से कुछ ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी कंसल्टिंग फर्म कॉनफेरी ने अपने सर्वे में पाया है कि ग्लोबल इकोनॉमी में नरमी के बावजूद भारत की इकोनॉमी बेहतर रहेगी और इसके चलते इंडस्ट्रीज की भी ग्रोथ बेहतर रहने वाली है। कॉनफेरी के इस सर्वे में करीब 8 लाख से अधिक कर्मचारियों वाले 818 कंपनियों को शामिल किया गया। इस सर्वे के जो नतीजे सामने आए हैं वो बेहद उत्साहजनक रहे। इसके मुताबिक इस साल एवरेज सैलरी हाइक 9.8% रहने की उम्मीद जताई गई है, जो कि पिछले साल के 9.4% से अधिक तो है। साथ ही साल 2020 के 6.8% से 30% ज्यादा है। सैलरी हाइक का ये रुझान इंडिया इंक की मजबूत स्थिति को दर्शाता है। कर्मचारियों के लिए एवरेज 10% की हाइक कोई बेंचमार्क नहीं है। सर्वे के मुताबिक कंपनियों ने अपने टैलेंट को बनाए रखने के लिए खास योजना तैयार की है, जिसके तहत अच्छा काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी में 15 से 30% तक की बढ़ोतरी की बात कही गई है। किन किन सेक्टर्स में कितनी सैलरी हाइक हो सकती है, इसे लेकर भी सर्वे में खुलासा किया गया है। 10.4% के साथ सबसे अधिक इंक्रीमेंट हाई टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनियों में होगी। इसके बाद लाइफ साइंस और हेल्थ केयर वाली कंपनियों में 10.25% की हाइक की उम्मीद जताई गई है। इंडस्ट्रियल गुड्स में 9.9%, तो सर्विस और कंज्यूमर गुड्स में भी 9.8% तक की सैलरी हाइक की उम्मीद जताई गई है। वहीं केमिकल सेक्टर में 9.6% की सैलरी ग्रोथ रहने की उम्मीद है, तो ऑटोमोटिव, रिटेल और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ये ग्रोथ 9% रहेगी। इस सर्वे में इसलिए दम है क्योंकि पिछले साल ECA इंटरनेशनल ने भी अपने सर्वे में कहा था कि साल 2023 में जब दुनिया भर में आर्थिक नरमी के आसार रहेंगे, भारत उन देशों में टॉप पर होगा जहां महंगाई को मात देते हुए नौकरी पेशा लोगों की सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके पीछे वजह साफ है कि जियोपॉलिटिकल हालातों के बीच अनुमान है कि भारत की GDP ग्रोथ में अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बर्फीली हवाओं से पूरा उत्तर भारत ठिठुर रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 18 जनवरी यानी कल तक ऐसी ही सर्द हवाएं चलती रहेंगी। सोमवार को ठंड ने पिछले 2 सालों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। रात में राजधानी शिमला बन गई। दिन में खिल रही गजब की धूप। 2 दिन तक और तड़पाएगी सर्दी। 17 से 18 जनवरी तक ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली वालों सावधान, आज फिर हाड़ कपाने वाली सर्दी कहर बरपाने वाली है। आज फिर शीतलहर का सितम आपको घरों में दुबकने को मजबूर कर देगा। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में ठिठुरन काल सिर्फ आज नहीं, कल तक यानी बुधवार तक जारी रहेगा। आलम यह है कि रात को राजधानी शिमला बन जा रही है। दिल्ली के कई इलाकों का पारा 2 डिग्री से नीचे जा पहुंचा है। सोमवार को दिल्ली के सफदरजंग का मिनिमम टेम्परेचर 1.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो कि 1 जनवरी 2021 के बाद से सबसे कम तापमान है। इसी तरह गुरुग्राम में कड़ाके की सर्दी ने लोगों को घरों में दुबकने को मजबूर कर दिया। यहाँ भी मिनिमम टेम्परेचर 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नोएडा में मिनिमम टेम्परेचर 2.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि गाजियाबाद में 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हिसार में तो सोमवार की रात का तापमान 0.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राजस्थान के माउंट आबू की हालत भी खराब है। यहाँ मिनिमम टेम्परेचर 0 डिग्री पार कर -7 डिग्री तक पहुंच गया। ठिठुरन वाली ठंड क्या होती है, फुटपाथ पर अपनी जिंदगी गुजार रहे इन बेघरों से पूछिए। खुले आसमान में रात गुजारने वाले इन गरीबों से पूछिए। इन बच्चों को देखिए, माँ की गोद में खेल रहे इस मासूम के एहसास की शायद आप कल्पना तक नहीं कर सकते। राहत की बात यह है कि दिन में गजब की धूप खिल रही है। ऐसा लगता है कि सर्दी के खिलाफ सूरज ने जंग छेड़ दी है, लिहाजा लुढ़कते पारे का असर दिन में थोड़ा कम हुआ है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि सर्द हवाओं ने 3rd डिग्री टॉर्चर से तौबा कर लिया हो। मौसम विभाग की माने तो 18 जनवरी के बाद प्रचंड ठंड के प्रकोप का असर कम दिखने लगेगा। हालांकि 19, 20 और 21 जनवरी को घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड की वजह पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी है। कश्मीर घाटी में बर्फबारी ने तापमान को और भी गिरा दिया है। हालांकि बर्फबारी की वजह से सैलानियों में खुशी जरूर है। सफेद चादर में लिपटी घाटी की वादियां, पहाड़ों पर चांदी जैसी चमक, पेड़ों पर बनाया बर्फ ने आशियाना, कुदरत ने किया बर्फ से श्रृंगार। सर्दी के मौसम में भारी बर्फबारी ने कश्मीर की वादियों को और भी खूबसूरत बना दिया है। ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने इन वादियों का बर्फ से श्रृंगार कर दिया हो। जी न्यूज की टीम इन्हीं खूबसूरत नजारों को अपने कैमरे में कैद करने के लिए सोनमर्ग के गगनगीर पहुंची, जहां जमीन से पहाड़ तक बर्फ ही बर्फ नजर आई। भारी बर्फबारी की वजह से एवलांच का खतरा लगातार बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को घाटी में एक बार फिर भारी बर्फबारी देखने को मिलेगी। यहाँ पर लगातार पिछले 5 दिनों से हिमस्खलन हो रहे हैं। 2 लोगों की यहाँ मृत्यु हो चुकी है और कई लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करके जो है सेफर जोन्स में लिया गया है। और मैं आपको बता दूं, आने वाले दिन यानी 18 तारीख से फिर से बर्फबारी का ही अंदेशा किया गया है और उसमें बताया जा रहा है कि और ज़्यादा जो है बर्फ़ होने वाली है। और इसलिए फिलहाल जो है हिमस्खलन का खतरा और जो कड़ाके की ठंड है वो इस जगह पर लगातार बनी रहेगी, जिससे आम लोगों को काफ़ी दिक्कत होगी। उधर हिमाचल के चंबा में हुई बर्फबारियों ने सैलानियों की मौज ला दी है। देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे सैलानियों की जैसे मन की मुराद पूरी हो गई हो। हालांकि पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। लुढ़कते पारे ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। मौसम विभाग के अनुमान ने लोगों के इस डर को और भी बढ़ा दिया है। सोनमर्ग से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नई क्रांति सामने आई है और इस क्रांति का नाम है चैट जीपीटी। आप कुछ जानना चाहते हैं या फिर कुछ लिखवाना चाहते हैं, हर चीज़ सेकंड्स में आपको बता देगा चैट जीपीटी। अब ये नई टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है और जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर के बारे में सर्च करने पर चैट जीपीटी ने क्या बताया, देखिए ये दिलचस्प रिपोर्ट। टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नई क्रांति सामने आई है। ये क्रांति क्या है, किस तरह की है और कैसा असर आप पर, हम पर, सब पर पड़ सकता है इस क्रांति का? आशीष जरा बताएं क्या कुछ हो रहा है टेक्नोलॉजी की दुनिया में। सर, टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत बड़ी क्रांति आ गई है। इस क्रांति का नाम है चैट जीपीटी। चैट तो सब जानते ही हैं और जीपीटी का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं कि जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। और दरअसल अगर आप देखें तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से एक चैटबॉट क्रिएट किया गया है। चैटबॉट यानी चैट वाला रोबोट, जिससे आप बात करते हैं तो बिल्कुल उसी तरीके से जवाब देते हैं जैसे कि आप किसी ह्यूमन से बात कर रहे हो, आपस में बात कर रहे हो, बिल्कुल वैसे ही करता है। और आपके जो प्रीवियस कन्वर्जेशन है वो भी इसे याद रहते हैं। तो अगर आप चेन में कोई 10 सवाल पूछ रहे हैं एक ही टॉपिक से रिलेटेड, तो हर बार आपको सवाल नहीं पूछना होगा। लेकिन सर अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या क्या कर सकता है, बहुत लंबी लिस्ट है। एक पहले तो ये बताओ, पहला वापस बताओ कि हम जो भी बोले उसको याद रहता है? याद रहता है, आपकी हिस्ट्री रहती है। हाँ। प्लस फॉर एग्जांपल मैं सोच लीजिए, मान लीजिए इलॉन मस्क के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैंने इलॉन मस्क के बारे में पूछा कि हु इज इलॉन मस्क। हाँ। तो उसके बाद अगर मुझे उनकी एज जाननी है, तो सिर्फ मुझे लिखना है कि उनकी एज क्या है। हाँ। ये नहीं लिखना कि इलॉन मस्क की एज क्या है। वो जानते कि किस मुद्दे पर बातचीत चल रही है और उस रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन रहेगी तो आपको तुरंत मिलेगी। अच्छा। हाँ, और रियल टाइम, एकदम रियल टाइम। तो ओहो, एक तो मतलब याददाश्त वाला मामला। दूसरा सर, दूसरा ये है कि बहुत ही डाइवर्स चीज़ें हैं जो इस चैट जीपीटी के माध्यम से की जा सकती है। देखिए, कुछ चीज़ें कठिन होती है, जैसे मिसाल के तौर पर कोडिंग हो, प्रोग्राम्स आपको क्रिएट करने हो, लिखने हो, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 10 सेकंड का काम है। आप हाँ 10 सेकंड, दैट्स इट। 10 सेकंड मैंने टेस्ट करके देखा सर। मतलब 10 सेकंड में आपको कोडिंग करनी हो, कुछ भी उसको काम देना हो, कंप्लीट होके आ जाएगा। 10 सेकंड में आ क्या जाएगा। वो पिक्चर कौन सी आई थी, रजनीकांत का डबल रोल था जिसमें रोबोट ही थी ना? हाँ, ऐश्वर्या राय भी थी जिसमें। रजनीकांत, चिट्टी। हाँ चिट्टी, हाँ वो बुक का ऐसे घुमाया, याद है? एग्जैक्टली। ये तो वैसे ही वाला मामला दिख रहा है। ओके, तो मतलब कोई भी काम आप 10 सेकंड में, कैलकुलेशंस हो, इंफॉर्मेशन हो, प्रीवियस हिस्ट्री हो, कोडिंग हो, या फिर आप समझ लीजिए कि कुछ क्रिएटिव कंटेंट भी हो, तो भी मिल जाएगा। तो अगर जैसे मैं बोलूँ कि मुझे बंसल जी से चार्ट नहीं पूछना है, हाँ,
तो इधर से आ जाएगा 10 देखिए सेकंड में। चार्ट का डेटा सर आप मांगेंगे ना, तो चार्ट का डेटा आपको सब बता देगा वो। तो जैसे सिमी जी अगर चार्ट देख के बताने में 7-8 मिनट ऑन एन एवरेज लगाती है, इतने में तो वो कितने 70-80 चार्ट बता देगा। आराम से बता देगा सर। इसमें खासियत ये भी है जी कि अगर आप किसी अपनी स्ट्रैटेजी को कोड करना चाहते हैं और आप अपने पैरामीटर्स डिफाइन करके बता दो कि मुझे इस टाइम पे बाय सिग्नल चाहिए, इस टाइम पे सेल सिग्नल चाहिए, तुरंत आपको मिल जाएगा। अच्छा, मैंने चैट जीपीटी से बहुत ही सरल सवाल पूछा, बहुत एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैंने की। मतलब ये चैट जीपीटी क्या वो एलेक्सा की तरह है क्या? नहीं, आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा, लिखना text based है, आप अच्छा। बोल नहीं सकते, आपको लिख अच्छा, के लिख रखना के देना पड़ेगा। हाँ, लिख के देना पड़ेगा। ठीक तो है। एक छोटी सी लाइन मैंने लिख के दी क्या? कि अनिल सिंघवी के ऊपर जो एक छोटा सा रैप सॉन्ग बना दीजिए मेरे पर। हाँ। क्या बात कर रहे हैं? हाँ। और उसमें आप सोच लीजिए कितना समय लगा होगा मेरे ऊपर बनाने। मेरी इतनी लंबी चौड़ी जिंदगी है, कहीं 2-4 घंटे तो लगाए होंगे कम से कम। बहुत ज्यादा टैलेंटेड होगा। 5 सेकंड सर, 5 है? सेकंड 5 सेकंड और बिल्कुल ओरिजिनल गाना है मेरे पास। आपकी स्क्रीन पर भी फिलहाल फ्लैश हो रहा है, आप भी पढ़िए। तो इसमें देखिए वर्स 1 लिखा है, अनिल सिंघवी द मैन विद द प्लान, बिजनेस न्यूज, ही इज टॉप ऑफ द ब्रांड, फ्रॉम द NYSE टू द NSE, Anil's got the scoop with the expertise. He breaks down the numbers like a pro. You will be a stock market genius with just one show. और ये किस कंपनी का चैट जीपीटी? खुद अपने आप में कंपनी ये है? कंपनी है सर, ओपन एआई करके रिसर्च कंपनी है। अच्छा। इसकी 2015 में शुरुआत हुई थी और इसके को फाउंडर खुद इलॉन मस्क है सर। तो क्रांति तो आएगी। फिर से मस्त साहब, फिर से मस्त। चलिए इसी के साथ इंडिया 360 में आज बस इतना ही। हैशटैग याद रखिए, हैशटैग #ZIndia360। कोई राय कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा। नमस्कार।